नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और यूपी 9 बजे की शुरुआत करते हैं कोरोना और उससे निपटने के कदम जो उठाए जा रहे हैं उन खबरों के साथ। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में कल रात 10 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया। सोमवार सुबह यानी कि 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन लगा रहेगा। इस दौरान सब कुछ बंद रहेगा, लेकिन जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं है। इस लॉकडाउन का असर भी दिखने लगा है। कल रात से ही सड़कों पर आवाजाही कम दिखी, लोगों की संख्या कम दिखी, गाड़ियां कम दिख रही हैं। सुबह भी 9 बजने वाले हैं, लेकिन सन्नाटा नजर आ रहा है। पुलिस भी सख्ती कर रही है और सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रही है। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए सरकार ने वीकेंड पर 3 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया। आपको बता दें, प्रदेश में अब तक कोरोना के 32,362 केस सामने आ चुके हैं। 889 लोगों की जान चली गई है। प्रदेश में कोरोना के कुल इस वक्त कल की ही बात करें तो 24 घंटे में 1,347 मामले सामने आए। तो हर रोज लगभग 1,000 मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। स्थिति जो है वो विस्फोटक होती जा रही है और जानकार भी यही कह रहे हैं कि जुलाई और अगस्त का महीना बेहद परेशान करने वाला हो सकता है, बहुत ही खतरनाक, और इस दौरान अपने पीक पर होगा कोरोना, और जिसको लेकर यह कदम उठाया गया है। और अब आपको अलग अलग 5 शहरों की तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे कल शाम से ही पुलिस की टीम सड़कों पर उतर आई और उसके बाद लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाने लगी। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। नोएडा की तस्वीर सबसे पहले आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस की टीम ने बाकायदा अनाउंसमेंट कर लोगों को लॉकडाउन के बारे में जानकारी दी और बोला कि घरों में चले जाएं, जिनका काम बहुत जरूरी ना हो वो बाहर ना रहे। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी रात में पुलिस की टीम उतरी। गाजियाबाद की हम बात करें, यहाँ पर भी कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है और आंकड़े बहुत ज्यादा, जिसे देखते हुए पुलिस की टीम ने यहां पर भी सतर्कता बरती और जगह जगह तैनाती पुलिस टीम की कर दी गई, जिसकी वजह से लोगों की संख्या में कटौती देखने को मिली है। वहीं प्रयागराज में बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोका गया। उन सड़कों को बैरिकेडिंग से रोक दिया गया जहां पर आवाजाही ज्यादा होती है। कुछ ऐसी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद की भी। यहाँ पर भी पुलिस ने सख्ती तेज कर दी है, लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। बांदा में भी घरों में रहने की अपील पुलिस की ओर से लोगों से की गई। और इस 3 दिन के लॉकडाउन के दौरान क्या क्या बंद रहेगा, क्या सुविधाएं जो है जो वो आपको मिलती रहेंगी, ये आपको विस्तार से बता देते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस 3 दिन के 55 घंटे के लॉकडाउन के दौरान जो सबसे अहम बात कि सभी बाजार बंद रहेंगे, जरूरी चीजों पर कोई रोक नहीं रहेगी, सभी दफ्तर बंद रहेंगे, लेकिन रेल सेवा जारी रहेगी। रोडवेज बस नहीं चलेंगे, लेकिन हवाई सेवा जारी रहेगी। ढुलाई के वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। शहरी क्षेत्र में फैक्ट्रियां बंद रहेगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में फैक्ट्रियों को भी इजाजत दी गई है। बाजार, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट खुलने पर ऑड इवन लागू कर दिया गया है। दुकानों पर नारंगी और हरे रंग के निशान लगाए जाएंगे। मेडिकल स्टोर, दूध, फल, सब्जी की दुकानें खुलेंगी। पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप पर भी इस लॉकडाउन का कोई असर नहीं होगा। और अब आपको मथुरा की तस्वीर दिखाते हैं। लॉकडाउन को लेकर मथुरा पुलिस ने भी सतर्कता दिखाई है। अलर्ट मोड पर इस वक्त मथुरा पुलिस, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। रात से ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी और आने जाने वाले लोगों से सख्त पूछताछ की जा रही है और सख्त पूछताछ की जा रही है। साथ ही जिन लोगों को की वजह बाहर निकलने की बहुत जरूरी नहीं लग रही है, उन लोगों को घर वापस लौटा दिया जा रहा है। वहीं नेताओं ने भी दुकानदारों से, व्यापारियों से यह अपील की है कि इस 3 दिन के लॉकडाउन का समर्थन करें। और गाजियाबाद में भी लॉकडाउन का खासा असर देखने को मिल रहा है। सड़क पर कम ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं, सिर्फ उन्हें ही आने जाने की इजाजत दी गई है। हमारे सहयोगी अमित राणा ने जायजा लिया। होने के बाद से ही लगातार गाजियाबाद सहित पूरे प्रदेश में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे थे। एहतियात के तौर पर 3 दिन के लिए पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के व्यस्तम चौराहे पर और आप देख सकते हैं, जहां हमेशा लगातार वाहनों की भीड़ रहती थी, इक्का दुक्का वाहन ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वजह है 3 दिन का जो लॉकडाउन लगाया गया है, उसकी वजह से लोग बाग घर से नहीं निकल रहे हैं। जो एसेंशियल कम्युनिटी से जुड़े हुए वाहन हैं, सिर्फ वो ही बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए सख्ताई से पालन कराने के लिए डीएम और एसएसपी भी पूरे दिन जिले भर में भ्रमण करेंगे। 3 दिन तक लगातार इनका कार्यक्रम चलेगा। और मैं आज दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ का पुराना बस स्टैंड है। इस बस स्टैंड में रोजाना लाखों की यात्रा करने वाले तादाद में लोग बाग यहाँ आते थे और यहाँ से अन्य जगहों पर जाते थे। लेकिन आज यहाँ
सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। इन 3 दिन के भीतर सैनिटाइजेशन का काम पूरी तरीके से किया जाएगा, साथ ही शुद्ध पेयजल भी पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा शासनिक और प्रशासनिक अमले को भी इस बात के लिए लगाया गया है कि इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, ताकि लगातार बढ़ रही कोरोना का संक्रमण में कुछ रोकथाम की जा सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। तो एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन है। एक बार फिर से सभी को कहा गया है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले। अनामिका हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। हिमांशु त्रिपाठी आगरा से हमारे साथ मौजूद है, जो वहां का हाल बताएंगे। निखिल अग्रवाल हमारे साथ मेरठ से मौजूद हैं। सौरभ मिश्रा हमारे सहयोगी कानपुर देहात से हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले अनामिका का रुख कर लेंगे। अनामिका, एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन, 9 बज गए हैं और 9 बजे तक अमूमन चहलकदमी देखने को मिलती थी। ऑफिस के लिए लोग जो सड़क पर निकलते थे उनकी भीड़ दिखती थी। हालांकि आज शनिवार है, लेकिन इस लॉकडाउन का कितना असर दिख रहा है सड़कों पर? इसका असर सड़कों पे दिखाई दे रहा है। पहले तस्वीर दिखा दूं मैं आपको कि वैसे तो शनिवार है, शनिवार और रविवार के दिन वैसे भी सारे सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं, आवाजाही थोड़ी वैसे भी कम रहती है, लेकिन सख्ती का असर भी यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। देख सकती हैं आप कि इक्का दुक्का जो लोग वॉक करते हुए आ रहे हैं उनके अलावा आपको गाड़ियां नहीं दिखाई देंगी, यानी कि सख्ती का असर दिखाई दे रहा है। सरकार का प्रयास भी यही था कि जब अनलॉक 2 किया गया तो लोगों ने इसका बेजा इस्तेमाल किया, लोगों ने बहुत अपने तरीके से इसको इस्तेमाल किया और इसकी वजह यही रही कि कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा होता चला गया। अब सरकार की ओर से प्रयास ये है कि ये जो 10 जुलाई की रात 10 बजे के बाद से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक जो प्रतिबंध लगाया गया है उसमें संचारी रोग जो है, यानी कि जो रोग फैलने वाले हैं उसको लेकर के जो सैनिटाइजेशन का काम है वो चल सके, मेडिकल स्क्रीनिंग हो सके, बड़े बड़े जो मॉल और जो हाट है, बाजार है, वो थोड़े बंद रहेंगे तो लोग घरों में रहेंगे, तो लोगों को घरों में रखने का प्रयास सरकार की तरफ से ये किया गया है। और हालांकि बीते दिनों दिख रहा था कि कैसे हर दिन के साथ लोग बेफिक्र ज्यादा हो रहे थे। जी हाँ, अनलॉक के दौरान हर दिन के साथ लोगों की बेफिक्री बढ़ने लगी थी। हालांकि आंकड़े एक तरफ बढ़ते जा रहे थे जो कि खतरा को बता रहा था कि स्थिति अभी भी खतरनाक है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे थे। दुकानों में, मॉल्स में भी लोग पहुंचने लगे थे, खासकर वीकेंड्स पर भीड़ दिखने लगी थी और इस वजह से भी ये फैसला लिया गया कि काम ज्यादा प्रभावित ना हो लेकिन यहां पर सैनिटाइजेशन हो सके। हालांकि व्यापारियों को थोड़ा नुकसान जरूर होगा इस फैसले से, लेकिन ये जरूरी भी है। हिमांशु आगरा से हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, आगरा में इस लॉकडाउन का समर्थन व्यापारी किस तरह से कर रहे हैं और सिर्फ लॉकडाउन है, लोगों को रोका जा रहा है, संस्थान बंद किए जा रहे हैं या फिर सैनिटाइजेशन भी हो रहा है शहर में? जी, सैनिटाइजेशन का काम तो लगातार हो रहा है आगरा में। और मेनका आप ये देख सकती हैं कि आगरा की स्थितियां पहले से बहुत सुधरी हैं। पहले जहां ताज का शहर आगरा उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर था कोरोना पॉजिटिव मामलों में, वहीं अभी आप 5 पर खिसक गया है, यानी स्थितियां कंट्रोल में है। लेकिन जब से अनलॉक शुरू हुआ था तब से मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। पहले 6-7 मरीज आते थे अनलॉक के दौरान, और अनलॉक जब कुछ दिन आगे बढ़ा और लोग लापरवाह हुए, इस कदर लापरवाह हुए कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही भूल गए और 17-18 मरीज हर दिन आ रहे हैं और 1374 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। और एक्टिव केस की बात करें तो 168 एक्टिव केस आगरा में है। और आगरा का हालात जो है अब जो है इस तरह से है कि यहाँ इस मार्केट में तिल रखने की जगह नहीं होती थी, व्यापक भीड़ होती थी और इसी वजह से मजबूर होना पड़ा है शासन और प्रशासन को लॉकडाउन के लिए। जनहित में जरूरी है, व्यापारियों को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन जिंदगी से देश की उनकी कोई चीज नहीं होती और जिंदगी बचाने के लिए प्रदेश सरकार का ये फैसला जो है आगरा वालों ने तहे दिल से स्वीकार किया है। इसी वजह से लोग खुद नहीं निकल रहे हैं घरों से बाहर और सिर्फ जरूरी सेवाओं में लोग निकल रहे हैं। लगातार सुनाई दे रही है ये अनाउंसमेंट, क्या लॉकडाउन को लेकर ही हो रही है वहां पर? जी, अनाउंसमेंट की बात मैं दिखाना चाहूँगा। जो पुलिस की गाड़ी है और ये पुलिस की गाड़ी ऐसे लोग जो अनावश्यक रूप से जो दुकानों को गाल रहे या गलियों के नुक्कड़ों पर खड़े होकर के और बेवजह तमाशा देखने निकलते हैं, तो इन लोगों को सबक सिखाने के लिए यानी एक तरह से इनसे अपील की जा रही है कि अपने घरों पर जाए और अगर घरों पर नहीं जाते हैं तो पुलिस सख्ती भी बरतती है। पहले भी सख्ती की तस्वीरें न्यूज़ 18 दिखा चुका है
क्योंकि लोगों की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। और ऐसे में जिंदगी बचाने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया है उसका ज्यादातर बुद्धिजीवी वर्ग ने स्वागत किया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं हर जगह जो नहीं मानते, तो जब नहीं मानते तो उसके लिए लॉकडाउन से क्या फायदा होगा, सिर्फ नुकसान ही होगा व्यापारियों को। सवाल उठाए जा रहे हैं इस कदम पर भी। निखिल अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निखिल, इस लॉकडाउन का उद्देश्य सिर्फ लोगों को घरों तक रोकना है, संक्रमण को तो रोकना है ही, या फिर सैनिटाइजेशन भी वहां पर हो रहा है? और इस लॉकडाउन का जब लोग घरों में रहेंगे, संस्थान खुलेंगे नहीं, सड़कों पर लोगों की संख्या कम होगी, तो ज्यादा अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो सकेगी, सैनिटाइजेशन हो सकेगा। काम करती है। अब जिम्मेदारी लोगों के ऊपर है। जिस तरीके से सरकार ने पहले लॉकडाउन किया, उसके बाद अनलॉक हुआ और अब फिर से लॉकडाउन, यानी सरकार अपने नियमों को एक बार फिर से दोहराना चाह रही है कि लोग उन नियमों का पालन करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। जरूरी काम हो तो ही घर से निकले। न्यूज 18 भी बार बार ये अपील कर रहा था कि जरूरी काम हो तभी घर से निकले। और जिस तरीके से मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ की स्थिति बहुत ज्यादा भयावह ही है, क्योंकि 1398 केसेस से 74 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया है और एक्टिव केसेस की भी संख्या 300 के पार है। तो ऐसे में कोरोना का संक्रमण हर गली हर चौराहे में मेरठ में फैल चुका है और जरूरत है कोरोना की चेन को ब्रेक करने की, ताकि लोग सुरक्षित रहे। और लोगों को सरकार ने आगाह किया था, इतना लंबा लॉकडाउन हुआ, 5 लॉकडाउन 5 तक ये चला, लेकिन उसके बाद जब अनलॉक हुआ तो लोग सभी चीजों को भूल गए और रोजमर्रा की तरह अपना जीवन और यही वजह रही कि एक बार फिर से लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ गया। हालात इतने गंभीर हो गए। कानपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा मौजूद हैं। सौरभ, लॉकडाउन का ऐलान एक बार फिर हो चुका है। हालांकि कानपुर में एक अलग तरह की गतिविधि लगातार बीते एक हफ्ते से हम देख रहे हैं, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन को लेकर के किस तरह का कोई असर दिख रहा है, या वहां पर जो चीजें चल रही थी वैसी बदस्तूर जारी हैं? देखिए, कानपुर में कोरोना के मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है, तो जाहिर तौर पर है कितना चिंतित होगा प्रशासन, कितना गंभीर होगा प्रशासन और कितने लापरवाह हैं लोग। ये इस बात का प्रमाण देते हैं कि हर जगह बाजारों से, तमाम जगहों से कोरोना के पेशेंट लगातार निकल रहे हैं। सरकार गंभीर है, 24 घंटे काम कर रही है, लेकिन अधिकारी सो रहे हैं, मस्त हैं, एसी दफ्तरों में बैठ रहे हैं, खुद को घरों में क्वारंटाइन कर चुके हैं। सीएमओ हो जाए, चाहे कोई आला अधिकारी हो, कोई भी निकलने के लिए तैयार नहीं है। और एक बार फिर से लॉकडाउन लगा है, लेकिन एक बार फिर से वही लापरवाही की तस्वीर आई है और उम्मीद जताई जा रही है इस तस्वीर में सुधार होगा। लेकिन आखिरकार क्यों नहीं सरकार के आदेशों को गंभीरता से अधिकारी लेते हैं? आखिरकार क्यों सरकार के साख पर सवाल उठाने का विपक्ष को मौका देते हैं? ये सबसे बड़ी लापरवाही अगर बात करूं तो जिले में लगातार जारी है, जहां पर कहीं पर दुकानों का सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है। व्यापारी वर्ग खुद को पीड़ित बता रहा है, खुद को कह रहा है कि हम आर्थिक रूप से परेशान है। लेकिन जो अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए, जो अधिकारियों को निकलकर जागरूकता करनी चाहिए, व्यापारियों के संग बैठक करनी चाहिए। हाँ, और यही वजह है लापरवाही लोगों की एक वजह रही। धीरे धीरे लोग अब भूलने लगे थे कि कोरोना उनके आसपास, और इस वजह से मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। लोग ये भूलने लगे थे। जो भी प्रोटोकॉल कोविड-19 को लेकर उसका पालन नहीं हो रहा था, लापरवाही दिख रही थी। और अब ये बड़ा फैसला लिया गया कि 3 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन। लेकिन इसी बीच जरा जल्दी से बता दीजिएगा कि कानपुर में जो जांच पड़ताल और कवायदे पुलिस की ओर से चल रही है, विकास दुबे और उसके आसपास जो घर के आसपास, वो अभी चल रही है, उस पर कोई असर नहीं इसका? गांव में दहशत का माहौल था, गांव वाले गांव छोड़ कर चले गए, लेकिन जो पुलिसकर्मी वहां ड्यूटी कर रहे थे, उनकी ड्यूटी का टाइम इस तरीके से उनको 12 घंटे ड्यूटी करने के बजाय 16-16 घंटे करना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं वो मास्क का प्रयोग करते हुए नहीं दिखाई दिए। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, हमने उनसे पक्ष जाना कि आखिर कोरोना चल रहा है, भले ही आप ड्यूटी कर रहे हैं, निश्चित तौर से आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन आप कोरोना से क्यों नहीं डर रहे हैं? तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मास्क लगा करके इस तरीके से वो नहीं घूम सकते, और मास्क जो होता है उनके पास यूज एंड थ्रो वाले मास्क है, अगर वॉशेबल है तो उनके पास समय नहीं कि वो कब वॉश कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल लगातार तैनात है, पीएससी की टुकड़ी तैनात है विक्रू गांव में, तो उन्हें समय नहीं है कि कब मास्क को वॉश करें, और जो उन्हें मास्क मिले। और लेकिन इस पर भी ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि हम ज्यादातर देख रहे हैं कि कोरोना योद्धा भी बड़ी संख्या में अब इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो वहां पर भी जरूरी है कि एहतियात बरते जाएं। धन्यवाद आप सभी का जानकारी देने के लिए, और ग्राउंड रिपोर्ट क्या है ये हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त बड़ी खबर गाजीपुर से आ रही है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर पुलिस का शिकंजा और कसा है। मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों कारीगरों पर कार्रवाई हुई है। मुख्तार के रिश्तेदार नरुद्दीन आरिफ का शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
मुख्तार के रिश्तेदार मोहम्मद सालिम का शस्त्र लाइसेंस निलंबित हुआ है। मुख्तार के करीबी मसूद आलम का शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित हुआ। पुलिस ने तीनों के शस्त्र सदर कोतवाली में जमा कराए हैं। तो तीनों के हथियार जमा करा लिए गए हैं और हथियार का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। लगातार कार्रवाई चल रही है बाहुबली एमएलए मुख्तार अंसारी के करीबियों के ऊपर और उसी की दिशा में एक और ये बड़ी कार्रवाई। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अपडेट दें। जी मेनका, बिल्कुल सही है। लगातार पुलिस प्रशासन बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर अपना शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस लगातार मुख्तार गिरोह पर कार्रवाई कर रही है, जिसमें उनके करीबी शामिल हैं, उनके रिश्तेदार शामिल हैं। इसी क्रम में आज मुख्तार के 2 रिश्तेदारों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए, उनके करीबी का शस्त्र लाइसेंस निलंबित किया गया। मुख्तार अंसारी के खास रिश्तेदार माने जाते थे आरिफ नूरुद्दीन, इसके अलावा मोहम्मद सालिम जो उनके रिश्तेदार थे, और उनके बेहद खास माने जाने वाले मसूद आलम का भी किस वजह से ये लाइसेंस रद्द किए गए, निलंबित किए गए? देखिए मैंने कहा, आज तो पुलिस ने तीन मुख्तार अंसारी के 2 रिश्तेदारों और एक करीबी के शस्त्र लाइसेंस को निलंबित करने के बाद जमा करा लिया है। लेकिन इससे पहले भी उनके तमाम रिश्तेदारों, उनके तमाम सहयोगियों और मुख्तार अंसारी के तमाम करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। धन्यवाद और पूरी जानकारी देने के लिए। लगातार कार्रवाई चल रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है कि विकास दुबे के बेटे को पुलिस ले गई है, लखनऊ ले गई है। विकास दुबे के बेटे को ले गई पुलिस, उससे पूछताछ की जाएगी। दादी से मिलने पहुंचा था आकाश दुबे, लेकिन दादी ने आकाश से मुलाकात नहीं की। ये बाहर रहकर पढ़ाई करता है, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ये जब लौटा तो दादी से मिलने अपने चाचा के घर पहुंचा, लेकिन दादी ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इसी बीच खबर आ रही है कि पुलिस आकाश दुबे को, विकास दुबे के बेटे आकाश दुबे को अपने साथ ले गई है, पूछताछ के लिए ले गई है। आकाश दुबे गैंगस्टर विकास दुबे का बड़ा बेटा है। 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे जो कल एनकाउंटर में मारा गया और आज उसका बड़ा बेटा दादी से मिलने पहुंचा था। हालांकि इससे पहले दादी ने आकाश से भी विकास से भी अपने संबंध को खारिज कर दिया था। जब से विकास का मसला सामने आया था मीडिया के, और जब से उनसे सवाल किए गए कि आपने अपने बेटे से संबंध रखे हैं नहीं रखे हैं और गिरफ्तारी और तमाम चीज़ों पर क्या कहना है, तो बस एक ही बात वो कहती रही आखिर तक, यहाँ तक कि विकास दुबे के पार्थिव शरीर को देखने भी नहीं गई, अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई। बस एक ही बात कहती रही कि उसने जो गलती की है उसकी सजा उसे मिली है और उनका कोई संबंध नहीं विकास दुबे से। और जब पोता आज मिलने पहुंचा तो पोते से भी मुलाकात करने से उन्होंने इनकार कर दिया। पोता मिलने पहुंचा था अपने चाचा के घर, जहां पर इस वक्त विकास दुबे की मां ठहरी हुई है, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की आकाश दुबे से। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, क्या वजह रही कि दादी ने मुलाकात नहीं की? ठीक है, उनके नाराजगी, उनका गुस्सा उनके बेटे विकास को लेकर था, लेकिन पोते से भी वो नहीं मिली और अब पुलिस लेकर गई है। देखिए, पुलिस ने इनिशियल पूछताछ करने के बाद आकाश को छोड़ दिया है और अभी की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि आकाश अपनी दादी के पास है, दादी के घर में ही है। और फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि इनिशियल पूछताछ हमें करनी थी, वो हमने कर ली है। उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई शक नहीं है, इसलिए वो अपनी दादी के साथ उस घर में है। आकाश के बारे में बता दूं, ये रशिया से MBBS कर रहा है, 3rd ईयर का स्टूडेंट है और लॉकडाउन के पहले से ही ये इंडिया में ही था। जी ऋषभ, लॉकडाउन के पहले से इंडिया में था और इस पूरे प्रकरण के दौरान जब विकास दुबे पुलिस वालों को मारता है, फरार होता है, उसकी गिरफ्तारी होती है, फिर एनकाउंटर, इस बीच आकाश दुबे कहाँ था? क्योंकि तस्वीरों में लगातार विकास दुबे की पत्नी ऋचा नजर आ रही थी, छोटा बेटा जरूर नजर आ रहा था, लेकिन आकाश के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत हो नहीं रही थी। अब जाकर जब वो अपनी दादी से मिलने पहुंचा, पुलिस ने पूछताछ की, तब चर्चा हो रही है। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस दौरान ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, ये जानकारी तो थी कि उसका एक बड़ा बेटा भी है, लेकिन उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं हो पाई थी। अब लग रहा है कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसको लगा अब सारी चीजें खत्म हो चुकी है, तो वो दादी के घर पहुंचा था। इनिशियली पुलिस ने पूछताछ की है, फिलहाल छोड़ दिया, अपनी दादी के ही पास है वो। और जैसा बताया जा रहा है कि वो यहीं कहीं आसपास रहा है बीते दिनों, और अब जब माहौल सामान्य हुआ है तो दादी के पास लौट के आया है। जी ऋषभ, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आकाश दुबे दादी के घर, इस वक्त चाचा के घर मौजूद है, जहां पर दादी भी रह रही हैं, लेकिन इससे पहले खबर आई थी कि दादी ने आकाश से मिलने से इनकार कर दिया था। अब आगे क्या कुछ होता है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।